नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज से ब्रिक्स का समिट स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले रशिया के विदेश मंत्री हैं सरगई लावरोव। इन्होंने आर्टिकल लिखा है ब्रिक्स के बारे में द हिंदू में। तो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। 2001 में गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील। यूके के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील। इन्होंने ये टर्म दी थी ब्रिक। एस नहीं था। साउथ अफ्रीका तो बाद में ऐड हुआ था 2010 में और ब्रिक बन गया था ब्रिक्स। लेकिन शुरुआत में ब्रिक टर्म दी गई थी जिम ओ नील के द्वारा। उनका यह कहना था कि ये 4 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये वर्ल्ड की इमर्जेंट इकोनॉमीज हैं और आने वाले दिनों में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इन्हीं 4 कंट्रीज की इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमेगी। और देखो, ये वो समय था जब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इवन WTO। इन इंस्टीट्यूशंस में सुनवाई नहीं होती थी इन इमर्जिंग इकोनॉमीज की। रशिया को भी यही शिकायत, चाइना को भी यही शिकायत, इंडिया को भी यही शिकायत और ब्राजील को भी यही शिकायत। तो एक मकसद ये भी था, इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने 2005-06 में मुलाकात की न्यूयॉर्क में। उसके बाद तो बहुत सारी डिस्कशंस हुई और पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ 2009 में रशिया में। उस समय 4 ही कंट्री थे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था, तो ब्रिक्स से बन गया था ब्रिक्स। हर एक साल ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज होता है। पिछले साल 2017 में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था चाइना के शहर जियामन में। उससे पहले 2016 में इंडिया के गोवा में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और इस साल ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ है साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में। आज के समय में ब्रिक्स वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप उभर के आया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार 5 ब्रिक्स कंट्रीज की टोटल जो पॉपुलेशन है मिला के वो है 3.1 बिलियन। यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से 41% तो इन 5 ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। और 5 में से 4 देश तो ऐसे हैं जो पॉपुलेशन के मामले में टॉप 10 में शामिल हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो 24वें नंबर पे है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन 5 ब्रिक्स कंट्रीज की जो कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी है वो है 18.6 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी का 23.2% है। और 5 ब्रिक्स कंट्रीज का जो कंबाइंड फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4.46 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। तो देखो, कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के फॉर्म में इमर्ज होकर आया है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका निभा भी रहा है और आने वाले समय में निभा भी सकता है। लेकिन बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ब्रिक्स के ग्रुप में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जैसे ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में लीडरशिप के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एशिया की बात कर लीजिए। एशिया में चाइना और इंडिया के बीच कॉम्पिटिशन है डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, और सेंट्रल एशिया में कॉम्पिटिशन है रशिया और चाइना के बीच। इसके अलावा ब्रिक्स में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे रशिया और चाइना। और तीसरा जो पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्शन का वो ये है, रशिया और ब्राजील ये 2 कंट्री क्या करते हैं, कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया और चाइना ये 2 इकोनॉमी ऐसी हैं जो कमोडिटी को इंपोर्ट करती हैं। तो इंडिया और चाइना का फायदा इस चीज में है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो कम से कम होने चाहिए। लेकिन ब्राजील और रशिया ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के जो दाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनको फायदे हों। तो इस प्रकार से हमने ब्रिक्स से संबंधित बेसिक्स को जाना। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, आज इस आर्टिकल में जो राइटर हैं रशिया के विदेश मंत्री, वो ब्रिक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं ब्रिक्स की आवश्यकता है, ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज के समय में, और यूएसए को वो क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले उनके द्वारा बोला जाता है, देखो जिस प्रकार से आज वर्ल्ड के विभिन्न कंटिनेंट्स में
या तो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे वेस्ट एशिया में यमन में सिविल वार चल रहा है, ईरान और बाकी देशों के बीच कभी कभार कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे रेड सी में ईरान ने ऑयल टैंकर्स को कैप्चर कर लिया था, तो उस समय लगने लगा था कि यूएसए अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। उसी प्रकार से साउथ एशिया में पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो कहने का मतलब ये है कि आज वर्ल्ड के विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में या तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यूएसए ने यूनिलेटरल विड्रॉ कर लिया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से। ये देखो यूएसए का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेप था, क्योंकि इसके बाद एक न्यूक्लियर आर्म रेस देखने को मिल सकती है, खास करके बड़ी पावर्स के बीच। यूएसए देखो यूनिलेटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा देता है काफ़ी सारे देशों के ऊपर, जैसे रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं, ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं यूएसए ने, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, इन सब देशों के ऊपर यूनिलेटरल सैंक्शंस यूएसए ने लगाए हुए हैं। और जब यूएसए इन देशों पर सैंक्शन लगा देता है, यूएसए दूसरे देशों को भी बोलता है कि आप भी उन सैंक्शंस को फॉलो कीजिए। ये देखो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है। अगर देखो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूवल दिया है किसी पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए, तो देखो वर्ल्ड के जो यूएन के सभी मेंबर कंट्रीज हैं उन सैंक्शंस को फॉलो करें। लेकिन एक बड़ा देश वर्ल्ड में सैंक्शन लगा देता है दूसरे देशों पर, और वो फिर बोलता है दूसरे देशों को कि आप भी इन सैंक्शंस को फॉलो कीजिए। तो ये गलत है। ये तो यूनिलेटरल एक्शन हुआ एक देश का, यूएसए का। और देखो यूएसए ये सब चीज़ें करने के लिए यूएस के डॉलर स्टेटस का इस्तेमाल करता है। डॉलर अभी आपको पता है वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। तो यूएसए धमकी दे देता है काफ़ी सारे देशों को, काफ़ी देशों की कंपनीज को, कि अगर आपने ईरान के साथ, रशिया के साथ या फिर वेनेजुला के साथ, मतलब उन देशों के साथ ट्रेड किया जिनके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, तो हम आपको डॉलर बेस्ड कॉमर्स सिस्टम से बाहर कर देंगे। मतलब यूएसए के द्वारा डॉलर का जो स्टेटस है एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का, इस स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाई है काफ़ी सारे इश्यूज़ पर, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद राइटर के द्वारा यह भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, उसको इग्नोर किया जा रहा है। और कुछ ही देश यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज सीक्रेट रूप से डिसाइड कर लेते हैं वर्ल्ड में किस देश के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ था उसको इग्नोर करने का काम किया जा रहा है कुछ देशों के द्वारा। साफ तौर पर आरोप यूएसए के ऊपर है। तो राइटर देखो ये सारे पॉइंट्स देते हैं बताने के लिए कि सिचुएशन आज के समय में वर्ल्ड में काफ़ी ख़राब है। ऐसी सिचुएशन में ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, वो चाहते हैं वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए। मल्टीपोलर मतलब जैसे यूएसए एक पोल है, रशिया एक पोल है, चाइना एक पोल है। इस प्रकार से वर्ल्ड में कई सारे पोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पोल हो यूएसए और उसकी मनमानी चले। इन कंट्रीज के हिसाब से एक देश नहीं डिसाइड कर सकता वर्ल्ड के लिए क्या सही है, क्या गलत है। कई सारे पोल्स होंगे तो एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा वर्ल्ड में, और कन्फ्लिक्ट की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं, अगर देखो वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा तो विभिन्न देशों के बीच कन्फ्लिक्ट की संभावना कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि देखो बराबर के पोल्स होंगे या फिर एक पोल थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होगा तो डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी विभिन्न देशों के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड में कैओस आएगा और कंपटीशन आएगा, मतलब वर्ल्ड और ज़्यादा इनस्टेबल होगा। जबकि अगर एक ही पोल होगा यूएसए और बाकी देश उसकी बात मानेंगे तो कम से कम वर्ल्ड में स्टेबिलिटी तो रहेगी, ऐसा यूएसए के कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जाता है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर होना चाहिए, कई सारे पोल्स होने चाहिए वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ एक पोल यूएसए। वैसे देखो कोल्ड वार के दौरान वर्ल्ड बाइपोलर देखने को मिला था, दो पोल थे उस समय, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया
तो सिर्फ एक पोल रह गया वर्ल्ड में, यूएसए। लेकिन आज के समय में वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर आप कह सकते हो बन भी चुका है। क्योंकि हालांकि यूएसए और चाइना के बीच अभी भी काफ़ी डिफरेंस है, यूएसए की मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो चाइना यूएसए को मजबूती से टक्कर दे रहा है और कुछ ही सालों में चाइना जो है यूएसए को सरपास कर देगा। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जो सभी स्टेट्स की, चाहे वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है प्रेजेंट डे रियलिटीज़ के अनुसार। और ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, यूएसए ने रशिया और काफ़ी देशों के ऊपर जो यूनिलेटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं उनको रशिया रिजेक्ट करता है। हम सिर्फ यूएनएससी के द्वारा अप्रूव किए गए सैंक्शंस को मानते हैं। कोई देश यूनिलेटरली सैंक्शंस लगाता है, हम उन सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। जो देखो कंसर्निंग ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे सीरिया का इशू, यमन का इशू या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इशू, इनको लेके सभी स्टेक होल्डर्स के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल डायलॉग कंडक्ट होना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए जो सभी स्टेक होल्डर्स के हित में हो, ना कि एक देश फैसला करे कि इस इशू पर क्या होना चाहिए, इस इशू पर क्या नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखो इस चीज़ के प्रति कमिटेड है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, इंटरनेशनल लाइफ है, वो डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब सभी कल्चरल और वर्ल्ड में जो काफ़ी तरह की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी और सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाए और सभी देशों के लोगों के पास ये कम से कम अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें, ना कि एक बड़ी पावर उनकी डेस्टिनी को डिसाइड करे। अफगानिस्तान के लिए क्या सही है वो देखो अफगानिस्तान के लोग तय करेंगे, ना कि यूएसए और कुछ दूसरे लोग कतर में बैठ के या फिर किसी दूसरे देश में बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी अप्रोच बड़े ग्लोबल और रीजनल इश्यूज को लेके सेम है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो क्राइसिस हैं या फिर कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका पीसफुल और पॉलिटिको डिप्लोमेटिक सेटलमेंट होना चाहिए, ना कि युद्ध की सहायता से या फिर मिलिट्री मेथड्स की सहायता से उन इश्यूज को सुलझाया जाए। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होता है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच काफ़ी सारे इश्यूज को लेके, जैसे काउंटर टेररिज्म, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है, देखो ब्रिक्स आज मैग्नेट की तरह हो गया है दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए भी, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इमर्जिंग इकोनॉमीज के हितों की आवाज़ उठाई जाती है। ब्रिक्स जो है सपोर्टर है मल्टीलेटरलिज्म का, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, ना कि जिस प्रकार से यूएसए के द्वारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है, दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया जाता है। ऐसी प्रैक्टिसेस का विरोध किया जाता है ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स का कहना है कि इक्विटेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का होना जरूरी है और इसको इस्टेब्लिश करने में डब्ल्यूटीओ का एक अहम रोल है, जबकि यूएसए डब्ल्यूटीओ को यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ब्रिक्स समय समय पर यह भी मांग करता रहता है कि आईएमएफ में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। ये 2-3 मांगे जून में भी उठाई गई थी जब G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी ब्रिक्स काफ़ी अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है आज के समय में। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के जो जीडीपी है वो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 है और इस इंडिकेटर पर G7 को भी अब पीछे छोड़ दिया गया है ब्रिक्स के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रिएट किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा और ये बैंक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसी साल 12 नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया है इन्वेस्टमेंट के लिए इस बैंक से और अभी तक 2015 से लेकर अभी तक 42 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को $11 बिलियन का लोन अप्रूवल दिया जा चुका है एनडीबी के द्वारा, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। वैसे ब्रिक्स ने देखो एक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी इस्टेब्लिश किया है और अभी
इसमें टोटल कैपिटल है $100 बिलियन, लेकिन बात चल रही है इस अरेंजमेंट को एक्सपेंड किया जाए। ये अरेंजमेंट देखो तब हेल्प करता है जब ब्रिक्स के किसी मेंबर कंट्रीज में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो बात चल रही है इसे और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। अब आता है लास्ट पॉइंट। देखो इस बार ब्रिक्स का जो समिट है वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हो रहा है, चेयरमैनशिप ब्राज़ील के पास है। अगली बार ये ब्रिक्स का समिट रशिया में ऑर्गेनाइज होगा और चेयरमैनशिप होगी रशिया के पास। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं हम देखो ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और कई सारे नए नए एरियाज़ में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन और हाईटेक प्रोजेक्ट्स। और ख़ास बात यह भी है कि यूएन के अब 75 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल। यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में, और अगले साल क्या है? 2020। तो 75 साल पूरे हो रहे हैं यूएन को इस्टेब्लिश हुए। तो इस मौके पर ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मामलों में भी और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बड़ी मुश्किल से यूएन इस्टेब्लिश हुआ था उसे मजबूत बनाया जा सके, ना कि कुछ देशों के कारण, फॉर एग्जांपल यूएसए के कारण यूएन जो है वो कमज़ोर हो। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।